हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? ये चैप्टर समझ आया आप लोगों को जितना कराया मैंने? लास्ट क्लास में सीएफटी तो कराया था मैंने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी। एक दो एग्जांपल्स वगैरह भी मैंने दे के कराया था, लेकिन थोड़ा सा मैं चीज़ें और कवर करूँगा इसमें मिक्स करके और आज इसे कंप्लीट ख़त्म कर दूँ। ठीक है? लेकिन आप लोगों का जो काम है वो ये रहेगा कि भाई साथ-साथ चीज़ें समझते हुए चलना, क्योंकि ये जो सीएफटी यानी मैं करवा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, इसे पूरा टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। जैसे आपने आईपैक नेम पढ़ा है, आईपैक नेम के अलावा आपने वीबीटी पढ़ा है और वीबीटी के अलावा आपने वर्नर थियरी पढ़ा है। 3 टॉपिक ये हो गए और चौथा टॉपिक आपका क्या है? सीएफटी। यही 4 टॉपिक हैं ही मेन। ठीक है? तो आपने अभी तक 3 तो कवर कर लिया है, लेकिन ये चौथा आपका क्या है? सीएफटी है। और सीएफटी मैंने ऑलमोस्ट आपको करा दिया है। आपको चीजें समझ आ गई थी कि सीएफटी का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी, यानी ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वगैरह की बात हुई थी लास्ट क्लास में, वो सब चीजें मैंने करवा दी हैं। कुछ चीजें जो मिस हैं वो कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे इससे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझा रखी हैं। जैसे आप लोगों को मैंने अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल वाली फील्ड में कैसे आपका क्या होता है, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल होता है यानी बराबर एनर्जी वाला, वो कैसे अलग अलग एनर्जी वाले क्या होता है, कक्षक में टूट जाता है। अगर मैं टूटने की बात करूं, यहाँ पे ध्यान देना, तो मैंने कहा था 3 और 2 के ग्रुप में टूटता है। 3 जो होता है वो आपका T2G बनाता है और जो 2 होता है वो क्या होता है आपका G बनाता है ना? अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बात करेंगे। टेट्राहेड्रल की बात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे अब जो है आपका, वो आपका जो केंद्रीय परमाणु है यानी केंद्रीय धातु परमाणु, वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। जो लिगैंड है या दाता समूह है वो आपके क्या होंगे, चारों साइड से इसे अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन आपकी बार लिगैंड कितने हैं बच्चों? केवल 4 है। अब लिगैंड अगर केवल 4 हैं, इसका मतलब ये है कि आप इन चारों लिगेंड्स को अलग अलग एंगल से क्या करोगे, जोड़ोगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो आपके लिगेंड्स होते हैं, जो पॉइंट चार्ज होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते या एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते रहते हैं। इसका मतलब इन दो सबको 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे से दूर रखने का भी चैलेंज है आपके पास। तो आप क्या करोगे, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में जितना ज्यादा एंगल से हो सकेगा उनको क्या करोगे, दूर रखोगे। तो टेट्राहेड्रल में बच्चों ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ध्यान रहे, टेट्राहेड्रल में यानी चतुष्फलकीय में क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का अंतर रहता है। अब 109 डिग्री 28 मिनट बच्चों किसी भी अक्ष पे नहीं आता। पिछले में आपने देखा कि जितने भी लिगैंड या दाता समूह आपसे क्या कर रहे हैं, मेटल से यानी धातु परमाणु से बंध बनाने आ रहे हैं, वो सब क्या आ रहे हैं, एक्सिस से होके आ रहे थे, 6 के 6 लिगैंड। लेकिन यहाँ पे आपकी बात 4 ही है, तो सब अक्ष से होके नहीं आएंगे, एक्सिस से होके बिल्कुल नहीं आएंगे। अब की बार सब तल से होके आएंगे यानी प्लेन से होके आएंगे। और जब प्लेन से लेके आते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल में, तब यहाँ पे चीजों में फर्क कैसे पड़ता है। अब क्या होगा, अब वो आपके डी ऑर्बिटल्स यानी वो आपके डी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सीधे फेस करेंगे लिगेंड्स को, जो क्या है, तल में है, जो एक्सिस पे नहीं है, जो अक्ष पे नहीं है। तो अक्ष पे कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल ऐसे थे जो अक्ष पे थे। और जब ये अक्ष पे थे तो इसका मतलब है ये लिगेंड को तो फेस करेंगे नहीं, इस वजह से आपकी बार इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जो 3 आपके थे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों की एनर्जी आपकी बार बढ़ जाएगी, क्योंकि लिगेंड आपके तल से होके आ रहे हैं। इसका मतलब यही सामने पड़ेंगे, इन्हीं की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यही ज्यादा रिपल्सन आपके क्या करेंगे, फेस भी करेंगे। अब जब प्रतिकर्षण यही ज्यादा फेस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अब ध्यान देना, आपके जो 5 ऑर्बिटल्स थे वो 5 ऑर्बिटल 3 और 2 के ग्रुप में बट गए। 3 और 2 के ग्रुप में आप देखोगे यहाँ पे, तो 2 आपका जो है वो Eg होता है और ये आपका क्या हो गया, T2G हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये तो इनका क्या हो गया, बंटवारा हो गया। अब यहाँ पे ऑर्बिटल यानी लिगैंड के करीब जो है वो अधिक ऊर्जा वाले हो गए, जो ऑर्बिटल दूर हैं वो कम ऊर्जा वाले, और कम ऊर्जा वाले आपके क्या हैं, Eg हैं, और अधिक ऊर्जा वाले आपकी बार क्या है, आपके T2G। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो ऊर्जा स्तर होगा डेल्टा टी बच्चों, डेल्टा टी आपका यहाँ पे क्या होगा, टी का मतलब टेट्राहेड्रल से है, यानी टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय।
ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो आपका क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है वो अप्रॉक्स इक्वल होता है किसके बच्चों, किसके बराबर होता है, 4/9 क्या ऑक्टाहेड्रल। यानी जितना सीएफएससी इसका आता है, जितना सीएफएससी बच्चों क्या आता है ऑक्टाहेड्रल का आता है, यानी अष्टफलकीय का, उसका 4/9 रहता है क्या आपका टेट्राहेड्रल का। यानी टेट्राहेड्रल का जो सीएफएससी है बच्चों वो कम है। सीएफएससी है क्या, विपाटन ऊर्जा है आपकी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, इन दोनों समूहों के बीच में जो एनर्जी गैप जनरेट हो रहा है, जो ऊर्जा गैप जनरेट हो रहा है, ऊर्जा अंतर जनरेट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीएफएससी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे टेट्राहेड्रल में यानी चतुष्फलकी में विपाटन यानी ऑक्टाहेड्रल के विपाटन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। चलो, इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पे, अब एक चीज और समझ लेते हैं बस। आपने टेट्राहेड्रल तो समझ लिया, टेट्राहेड्रल समझ लिया। अब इसी में क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय था, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब क्या होता है उप सहसंयोजन संख्या आपकी 4 होती है तो उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन और पॉसिबल होता है, और वो होता है कौन सा बच्चों, dsp2 होता है। क्या होता है बच्चों, dsp2 होता है। dsp2 वाले में क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है, यानी क्या होता है स्क्वायर प्लानर। क्या क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है। वर्ग समतलीय होता है, इससे आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे आपका धातु परमाणु होगा और 4 लिगैंड आएंगे, और 4 लिगैंड आएंगे आपके बिल्कुल कहां से, समतल से। यानी ऐसे मैं मान के चलूं कि ये आपका सेंटर हो गया, तो आप जेड वाले जो दोनों लिगैंड हैं उन दोनों को हटा दो। थे ना जब आपके ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की, तो उसमें क्या था कि 4 आपके कॉर्नर पे थे और एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे वाला हटा दो, यानी जेड एक्सिस वाला दोनों लिगैंड हटा दो। बचेंगे कौन से बच्चों, एक्स वाला और वाई वाला, एक्स और वाई वाला बचेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अब जब लिगैंड 4 क्या करेंगे आपके अप्रोच करेंगे डी ऑर्बिटल को, तो कौन सा सामने पड़ेगा, डी जेड तो सामने पड़ेगा ही नहीं। अब क्या होगा बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब कौन सामने नहीं पड़ेगा, अब डी जेड तो आपका सामने पड़ेगा ही नहीं। अब जब डीजेड सामने पड़ेगा ही नहीं बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे T2G और EG यानी 3 और 2 का ग्रुप नहीं बनता, यहाँ पे थोड़ा अंतर अलग अलग तरह से हो जाता है। कैसे हो जाता है बच्चों, यहाँ पे जो DZ² है आपका, ये वाला तो क्या होता है, बिल्कुल लिगेंड जेड एक्सिस पे होता है ना, जेड एक्सिस वाला हटा दो, इसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। इस वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो ऑर्बिटल जैसे DXZ हो गया और DYZ हो गया, ये दोनों भी आपके क्या होते हैं, सीधे नहीं पड़ते लिगेंड से, इसलिए इनकी एनर्जी और कम हो जाती है। आप तो जानते हो 3 की एनर्जी यहाँ पे क्या होनी है, कम हो जानी है, और 2 की एनर्जी क्या होनी है, बढ़नी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाता है उल्टा। कैसे, ये जो 3 है जो जेड एक्सिस के पास पड़ने वाले हैं, इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी XZ और YZ की, और उसी में आपका DZ² आ जाएगा। ये जो DX² Y² है ये सबसे ज्यादा फेस करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी, और उसके बाद आपका DXY वाला, यानी दो कौन से, DXY और DX² Y², इन दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और जो जो जेड के पास आने वाले हैं, जेड वाला एक्सिस से हमने हटा दिया था, तो जेड वाले की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, लिगैंड की प्रत्यक्ष इशारा यानी सबसे अधिक ऊर्जा, और आंशिक प्रभावित यानी बेल्ट समतल में है, समतल से बाहर यानी सबसे कम प्रभावित यानी न्यूनतम ऊर्जा। जो समतल में होंगे, समतल में आपका एक्स और वाई अक्ष है, एक्स और वाई वाले जितने भी ऑर्बिटल होंगे, जैसे DXY हो गया, ठीक है, ये और DX² Y², यही दोनों सबसे ज्यादा क्या करेंगे, प्रतिकर्षण फेस करेंगे, इन्हीं की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जो जेड वाले होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब की बार कम हो जाएगी। इतनी बात ध्यान रख। ठीक है, ये किसमें है, वर्ग समतलीय है, वर्ग समतलीय में है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका बच्चों वो किसका होता है, वर्ग समतलीय का होता है, यानी स्क्वायर प्लानर वाला सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की होती है, और फिर टेट्राहेड्रल की, सबसे कम टेट्राहेड्रल की रहती है। ठीक है, ये CFSC की अगर बात हुई आपसे तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान देना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी स्पेक्ट्रो रासायनिक, अगर हम यहाँ क्या करें श्रेणी की बात करें, यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, तो ये क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे ये है कि लिगैंड को उनकी ऊर्जा के, लिगैंड को उनकी CFSC मतलब
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या विपाटन ऊर्जा कह सकते हो, उसके बढ़ते हुए क्रम में हमने क्या किया है, सारे लिगैंड को व्यवस्थित, सारे लिगैंड को बच्चों यहाँ पे हमने जब व्यवस्थित किया है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है एक बात ध्यान देना, यहाँ पे I माइनस है, इसके बाद आपका Br माइनस है, इसके बाद आपका यहाँ पे Cl माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपका NO3 माइनस है, और इसके बाद आपका यहाँ पे फ्लोरीन माइनस है, इसके बाद आपका OH माइनस है, ठीक है, इसके बाद आपका OX2 माइनस है ऑक्जिलेट, इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, ठीक है, H2O के बाद बच्चों आपका यहाँ पे आपका पेरिडीन आ जाता है, ठीक है भाई, और उसके बाद आपका NH3 है बच्चों, फिर EN है, फिर डाईपिरिडीन है, आर्थोफिनाइल है, और ये आपका NO2 माइनस है, CN है और CO है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें आपकी लिखी हुई हैं, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जो आपके क्या है, सारे लिगैंड लिखे हुए हैं, सारे लिगैंड का ऑर्डर लिखा हुआ है, किसके, ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में। अब बच्चों यहाँ पे स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगैंड, स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगैंड यानी दुर्बल और प्रबल लिगैंड की जो मैं बार बार बातें करता आ रहा हूँ हर क्लास में, उन्हीं की बात हो रही है। जो बच्चों वाटर से पहले आते हैं, जो H2O से क्या आते हैं, पहले आते हैं बच्चों, उन सबको हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, उन सबको हम कंसीडर करते हैं क्या, वीक फील्ड लिगैंड में, और जो वाटर के क्या आते हैं, बाद आते हैं, उन सबको हम कंसीडर करते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में, ठीक है। तो ये प्रबल क्षेत्र लिगैंड है बच्चों, और वो आपका क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना, ये बात हो गई। अब इसके बाद ध्यान देना, ये ध्यान देना, दिमाग में रखना ये चीजें। अब इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं, उन पे बात कर लेते हैं। जैसे जो यहाँ पे CFSC का क्रम है बच्चों, वर्ग समतलीय का ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी, और टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकी का होता है। प्रबल क्षेत्र लिगैंड जो होते हैं बच्चों, यानी प्रबल क्षेत्र यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वालों में CFSC अधिक होता है, यानी ऊर्जा का अंतर ज्यादा बनता है, और उसे हम क्या पढ़ते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं बच्चों, या तो निम्न चक्रण संकुल पढ़ सकते हो। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, निम्न चक्रण संकुल पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, निम्न चक्रण, और इसे पढ़ते हैं बच्चों क्या, उच्च, इसे पढ़ते हैं उच्च संकरण, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, उच्च चक्रण संकुल पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, टेट्राहेड्रल में विपाटन सबसे कम होता है, यानी यहाँ पे जो CFSE की बात कर रहे हैं हम, यानी जो ऊर्जा की बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल में आपका क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी जो आप याद रखोगे। अब यहाँ पे बच्चों बात ये है कि ये जो CFSE है आपका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है जो आपका, यानी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी की जो बात हो रही, ठीक है, यानी इसके परिणाम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो सबसे पहले बच्चों लिगैंड, कौन बच्चों, लिगैंड यानी दाता समूह, दाता समूह ही है जो क्या करता है, इसके यानी CFSC की वैल्यू यानी CFSC यानी ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। ज्यादा कब होगी, कब कम होगी, जैसे जो लिगैंड धातु आयन के अधिक निकट पहुंच सकते हैं, यानी ज्यादा पास जा सकते हैं, वहां पे CFSC की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में क्या होगा, CFSC की वैल्यू यानी ऊर्जा की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। वो अंतर की बात हो रही है, जो T2G और EG के बीच में जो ऊर्जा का अंतर पैदा हो रहा है, उसी अंतर की बात हो रही है, ठीक है। तो वो ऊर्जा का अंतर यहाँ पे क्या रहेगा, छोटा रहेगा अगर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हुआ। प्रबल क्षेत्र लिगैंड हुआ बच्चों, तो ऊर्जा का अंतर वहां पे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में व्यवस्थित है ये चीजें, यानी लिगैंड्स को अगर आपको पता करना पड़ा कि किस लिगैंड के केस में CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी, तो समझ जाना कि बढ़ते हुए क्रम में आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी चीजें लिखी हुई हैं। दो लिगैंड को आप कंपेयर कर सकते हो कि किसके केस में यानी ऊर्जा अंतर ज्यादा होगा और किसके केस में कम होगा, जो कि मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाया है।
अब अगर बच्चों यहाँ पे बात करें तो धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था भी यहाँ पे क्या करती है बच्चों, मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। जैसे बच्चों अगर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है आपका, यहाँ पे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आपका ये जो डेल्टा है, यानी कहने का मतलब CFSE या ऊर्जा अंतर, ये क्या होता है आपका, ज्यादा रहता है। जैसे दो कंपाउंड है, एक में कोबाल्ट का सपोज करो 3+ है और एक में 2+ है, तो जिसमें 3+ है बच्चों उसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगी, यानी ऊर्जा अंतर ज्यादा रहेगा वहां पे, और जिसका 2+ है वहां पे कम रहेगा। इसी तरह से Fe2+ और Fe3+ वाले कंपाउंड्स में भी ऐसा देखने को मिलता है। Fe2+ में क्या होगा, ऊर्जा अंतर कम रहेगा, और Fe3+ में ऊर्जा अंतर ज्यादा रहेगा। ठीक है, उच्च आवेश लिगैंड के साथ प्रबल अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अब संकुल की ज्यामिति भी बच्चों, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऑक्टाहेड्रल में सबसे ज्यादा होती है, यानी ज्यादा होती है, और जो आपका टेट्राहेड्रल है लगभग उसमें क्या होती है, बहुत कम होती है। वर्ग समतलीय में क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा होती है, यानी जेड एक्सिस के लिगैंड हटने की वजह से। ठीक है, तो ऑर्डर तो मैंने आपको समझाया है। धातु आयन की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति पे भी निर्भर करता है बच्चों। जैसे कि जो आपने धातु लिया है, जो आपने क्या लिया है, उपसा संयोजन क्षेत्र में जो आपका केंद्रीय परमाणु प्रेजेंट है, वो केंद्रीय परमाणु आपका कहां से लिया है। अब 3D श्रृंखला का है या 4D श्रृंखला का है। अगर बच्चों 3D से 4D श्रृंखला वाले को आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4D श्रृंखला वाला जो भी आपका धातु परमाणु होगा उसके केस में एफएससी ज्यादा रहेगा। जैसे बच्चों निकिल और प्लैटिनम, निकिल और प्लैटिनम में अगर आपने कंपेयर किया बच्चों तो ध्यान रखना प्लैटिनम के केस में एफएससी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और निकिल में कम रहेगा। ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए कि 3D में होता है निकिल और 4D में होता है प्लैटिनम। यानी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे समूह में, तो वहां पे आपका क्या होगा, जो मेटल नीचे पड़ेगा, जो परमाणु नीचे तरफ मिलेगा आपको, उसकी क्या होगी, साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी, वहां पे क्या होगा बच्चों, चार्ज यानी आवेश घनत्व तो अभी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से उसके केस में CFSE आपका ज्यादा रहेगा। इसी तरह से 4D से 5D में कंपेयर करोगे तो बच्चों फिर से वही बात, 5D वाले का CFSE क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो बात तो वही हो रही है कि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रृंखला अधिक, यानी यहाँ पे CFSE क्या रहेगा, अधिक रहेगा। FSE क्या रहेगा बच्चों, अधिक रहेगा। और वो कैसा बनेगा, लो स्पिन संकुल बनेगा, यानी निम्न चक्रण संकुल बनेगा। और प्रथम संक्रमण श्रृंखला है अगर बच्चों, ठीक है, तो यानी प्रथम संक्रमण श्रृंखला में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा बच्चों, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हाई स्पिन संकुल बनेगा, ये तो कम हो जाएगा। ठीक है, और हाई स्पिन संकुल बनेगा। हाई स्पिन का मतलब है बच्चों वहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब ध्यान दें, याद रखने योग्य बिंदु की अगर बात करें, यानी CFSE के क्रम की ही बात हो रही है यहाँ पे। वर्ग समतलीय का सबसे ज्यादा, ऑक्टाहेड्रल उससे कम, टेट्राहेड्रल सबसे कम। ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा रहेगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। धातु का आकार यानी बच्चों जब आप क्या करोगे 5D की तरफ जाते हो तो आपका क्या होगा, CFSE की वैल्यू बढ़ती रहेगी। प्रबल लिगैंड होगा तो अधिक डेल्टा होगा, और अधिक डेल्टा होगा तो लो स्पिन बनेगा। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको ऐसे दी, ऐसे याद रखना छोटी छोटी। ठीक है, संकुल यौगिकों में रंग की बात हो रही है। ठीक है, संकुल यौगिकों में बच्चों रंग की बात हो रही है, लेकिन रंग की बात करने से पहले मैं आपको फिर से एक दो एग्जाम्पल लेके चाहूंगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करना मैं सिखा दूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है और यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं ऑक्टाहेड्रल ले लूँ, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ले लूँ तो यहाँ पे आपका दो समूह बनता है 2G, और अब यहाँ बच्चों ये हो गया आपका T और ये हो गया आपका क्या, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं क्या ले लूँ, ये टेट्राहेड्रल ले लूँ, टेट्राहेड्रल ले लूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे 3 हो जाता है ऊपर, और 2 हो जाता है आपका क्या, ये होता है आपका T2G, और ये होता है क्या, आपको पता है ना एनर्जी का क्रम यहाँ पे क्या होता है, बदल जाता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। अब यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी। इलेक्ट्रॉन भरने की जब बारी आएगी बच्चों, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड देखते हैं और वीक लिगैंड देखते हैं।
यहाँ पे 2 टर्म की बात और होगी बच्चों, पेयरिंग यानी युग्मन एनर्जी की बात होगी, यानी पेयरिंग क्या की बात होगी, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे बात की है। और होगी बच्चों यहाँ पे एफएससी यानी डेल्टा, दो चीजों की बात हो। अच्छा बच्चों, क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आता है तो समूहों में ऊर्जा का अंतर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है यानी प्रबल लिगैंड आता है, तो वहां पे दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर बढ़ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है, तो एक बात तो ये समझ लेना कि ये तो ऊर्जा अंतर हो गया। अच्छा, पेयरिंग एनर्जी क्या है बच्चों? क्या होता है कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में भरते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में पेयर करने जाते हो, उसे क्या करते हो, दो भरना शुरू करते हो, तो अपने आप नहीं भरता इलेक्ट्रॉन, आपको वहाँ ऊर्जा देनी ही पड़ती है, देनी ही पड़ती है। जो एनर्जी क्या करना पड़ता है, पेयर करने में देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन के, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं या पेयरिंग ऊर्जा बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, अब भाई दो बातें यहाँ पे चलनी है। अगर आपका वीक फील्ड लिगैंड हुआ बच्चों, तो वीक फील्ड लिगैंड हुआ तो ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुंड रूल के अकॉर्डिंग होगी। क्या होगी बच्चों? हुंड रूल के हिसाब से हो, हुंड रूल के हिसाब से होगी, मतलब बच्चों हुंड का ही नियम लगेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हम मान के चलते 5 के 5 हैं, ये बराबर ऊर्जा के हैं, मतलब इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसमें क्या होगा बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, यानी कहाँ तक, T1 से लेके, यानी 1 से लेके 2 लेके 3 लेके 4 से लेके, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे। कैसे भरोगे? पहले जो आपका क्या होगा, 2G है, पहले क्या है बच्चों, जो आपका T2G है, इसमें आप पहला इलेक्ट्रॉन भी भरोगे, दूसरा भी भरोगे और तीसरा भी भरोगे। और जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, जो बच्चों क्या होगा आपका चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो कहाँ भरेगा बच्चों, Tg में भरेगा, यानी चौथा और पांचवा। फिर बच्चों छठवां इलेक्ट्रॉन आपका फिर से कहाँ आ जाएगा, T2 में आ जाएगा। 6 7 8, कौन सा बच्चों, 6 7 8 यहाँ भरेगा बच्चों। और फिर में आपका अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा कौन सा, 9 और 10। नहीं समझ रहे हो आप बात, कि भाई इसमें हम मान के चलेंगे कि इसमें ऊर्जा अंतर बना ही नहीं, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और छठा इलेक्ट्रॉन फिर पेयर होना शुरू होगा, सातवां, आठवां, फिर नौवां, और फिर ऐसे क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉन भरोगे। लेकिन अगर बच्चों यहीं पे क्या होता आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता, यही क्या होता बच्चों, ये तो आपका क्या हो गया, ये वाला सपोज करो वीक फील्ड लिगैंड के केस में भर दिया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता बच्चों तब ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आपका T2G में आपके कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भरते, पहला भरता, दूसरा भरता, तीसरा भरता, और चौथा भी इन्हीं में भरता, चौथा भी, पांचवा भी और छठा भी। यानी जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाते, तब हम अगले वाले में क्या करते, इलेक्ट्रॉन भरने जाते। तब यहाँ पे जो आपका क्या है, E है, इसमें आपका सातवां इलेक्ट्रॉन जाता, आठवां जाता, नौवां जाता और 10वां, यानी सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाता बच्चों, Eg में जाता। तो आप ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी में आप थोड़ी बात तो समझ गए होंगे। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन दे दूं D7 की, आपको क्या दे दूं, D7 की कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, और आपसे कहूं कि ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो आपसे मैं ये कहूं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में कितने होंगे, तो आई थिंक अब आप भर लोगे। बहुत बेसिक सी बात होगी। क्या करोगे आप, यहाँ बनाओगे T और यहाँ बनाओगे, दोनों में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है ना कि 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक कहाँ भरेंगे, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ तक भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो बचा बच्चों वो किस जाएगा, यानी सातवां इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका किसमें, तो कॉन्फ़िगरेशन D7 की क्या हो गई बच्चों, CFT के हिसाब से T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में। अगर यही बच्चों D7 आपका क्या होता, वीक फील्ड लिगैंड में होता बच्चों, तो पता है आप इसे कैसे भरते, तब इसे आप भरते क्या, इसे भरते T2G लिखते आप और यहाँ Eg। अब आपको पता है ना कि पहले
1 2 3 कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों? 1 2 3 इसमें भरेंगे, 4 5 क्या होंगे? Eg में भरेंगे और 6 7 आपके क्या होंगे? इसमें भरेंगे। यानी 7 है ना टोटल, 7 तक। तो यानी 3 ये 2 ये 5 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे बच्चों? T2G में भरेंगे। और 4 और 5 किस में भरेंगे बच्चों? वो भरेंगे आपके, क्या होता है बच्चों? D7 की कॉन्फ़िगरेशन लिगैंड यानी दुर्बल लिगैंड के केस में ऐसे भरता। क्या भर लोगे? कोई दिक्कत? अगर कर लोगे बच्चों तो अब मुझे फटाफट D5 की कॉन्फ़िगरेशन बता दो। क्या बता दो बच्चों? D5 की कॉन्फ़िगरेशन बता दो, वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी। जल्दी जल्दी बता दो, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में बताओ। जल्दी करो बच्चों। क्या बच्चों? जल्दी से मैसेज करो, क्या करा है आपने? जल्दी बताओ। तो कोई जल्दी करो जल्दी। हो गया बच्चों? चलो ध्यान देना, क्या बताया मैंने? D5 बताया है ना, और D5 बताया है तो क्या हो जाएगा ये? D5 में वीक फील्ड है बच्चों। तो वीक फील्ड वाले में देखो, वीक फील्ड वाले में क्या क्या है बच्चों? 1 2 3, पहले 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे आपके? इसमें भरेंगे, वीक फील्ड वाले में। अच्छा, 5 है ना टोटल, 4 और 5 कितने भरेंगे? यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में कितने? और स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं आपके? 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन आपके T2G में भरते। 2G में आपके 5 इलेक्ट्रॉन भर जाते, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। यानी ये तो आपके क्या हो गई बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक भिन्न, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी? समझ गए बच्चों? हो जाएगा ना कॉन्फ़िगरेशन? चलो ध्यान देना। अब बच्चों संकुल यौगिकों में रंग की बात होगी। आपने अभी देखा है कि इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर हो रहा है, अगर नीचे वाले यानी T2G और Eg अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, तब जब क्या होता है, या इनके ऊपर क्या होती है, प्रकाश या तरंग दैर्घ्य पड़ती है इनके ऊपर, आपका रेडिएशन इनके ऊपर पड़ता है तो तुरंत उसे क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी जब संकुल कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है तो पारगत या परावर्तित प्रकाश रंग, जो रंग हम देखते हैं वह अवशोषित रंग का क्या होता है? पूरक होता है। लाल अवशोषित तो हरा दिखेगा, और हरा अवशोषित हुआ तो लाल दिखेगा। तो पता कैसे चले? कलर व्हील से। कलर व्हील से पता चलेगा, तो आप इसे क्या कर देना? डिवाइड कर देना। कैसे? आप लोगों को विबग्योर याद है ना? क्या? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, YOR। इसी को हम पूरक बोलते हैं। पूरक का मतलब बच्चों, यहाँ पे आर अगर क्या हुआ? अवशोषित हुआ तो ग्रीन दिखेगा, ऑरेंज अवशोषित हुआ तो क्या दिखेगा बच्चों? ब्लू दिखेगा। ठीक है। और अगर वायलेट अगर क्या हुआ आपका? एब्जॉर्ब हुआ बच्चों, या अवशोषित हुआ तो कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा यानी पीला दिखेगा। कलर व्हील का ध्यान याद रखना, एक लाइन पे जो कलर पड़ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो जो आपका अवशोषित होगा उसे हरा वाला आपका क्या होगा? दिखेगा। अब क्या होता है बच्चों, जब ये 7 रंग होते हैं ना आपके, मतलब प्रकाश वाले में, सफेद प्रकाश किरण में जब ये पड़ती है तो उसमें कोई ना कोई आपका जो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है, वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसर्ग क्या कर लेता है?
अवशोषित कर लेता है। और जब अवशोषित कर लेता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका तरंग दैर्ध्य अवशोषित करेगा उसी का पूरक वाला कलर वो क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, यानी अब वो सफेद नहीं रह जाएगा। इतना तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे वो अवशोषित क्यों करता है बच्चों? तो ऑर्बिटल विपाटन की भूमिका रहती है। क्या भूमिका रहती है बच्चों? यानी ऑर्बिटल के बीच छोटा ऊर्जा अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऑर्बिटल में कूदते हैं, यानी प्रकाश अवशोषित, अवशोषित ऊर्जा यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे इनमें जो ऊर्जा का अंतर है, जब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे अवशोषित करता है, यानी पढ़ने वाला जो प्रकाश है उसे अवशोषित करके ये क्या हो जाता है, चला जाता है किसमें, ऊपर। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, नीचे वाली कम ऊर्जा वाली कक्षा से ऊपर वाली में चला जाता है अवशोषित करके। और वो कितना ऊर्जा अवशोषित करता है बच्चों? तो वो आपका यहाँ पे जो विपाटन ऊर्जा है, ठीक है, यानी उसी ऊर्जा के, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करता है और ऊपर चला जाता है। और जो ऊर्जा वो अवशोषित करता है उसी का पूरक वाला कलर या रंग आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछे भाई जो आपके संक्रमण धातुएं होती हैं या जो उस संयोजन यौगिक होते हैं वो कलर क्यों दिखाते हैं, रंग क्यों दिखाते हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है? यहाँ पे बच्चों क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है या डीडी संक्रमण होता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करके कम ऊर्जा वाले से ज्यादा ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में क्या करता है, चला जाता है। ऊर्जा अवशोषित होने की वजह से उसी का पूरक कलर या रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है इसके पीछे, या यही इसके पीछे क्या है, साइंस। उदाहरण के तौर पे जैसे बच्चों देखो कि Ti3 है आपका, इसका विन्यास, Ti3 का विन्यास अगर हम देखें तो टाइटेनियम है बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था और फिर उत्तेजित। यानी TiO3 कैसा कलर दिखाता है बच्चों, बैगनी कलर दिखाता है। बैगनी कलर क्यों दिखाता है? क्योंकि अवशोषित करता है क्या, हरा या पीला प्रकाश अवशोषित करता है। हरा या पीला अवशोषित करता है तो जो उसका पूरक है यानी नीला या लाल आपको दिखाई देता है। मतलब अगर आपका यहाँ पे हरा दिखाई अवशोषित करेगा तो पीला दिखाई देगा, और अगर यहाँ पे नीला और लाल तो ये बैगनी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। ट्रेंड क्या होना चाहिए बच्चों, इस बात से हमें पता क्या चलता है, हमें पता ये चलता है कि जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं, जो बड़े लिगेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा ऊर्जा अंतर क्रिएट करते हैं, ज्यादा ऊर्जा अंतर क्या करते हैं, बनाते हैं, तो छोटी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। छोटी तरंग दैर्ध्य कौन सी होती है बच्चों, बैगनी या नीला होता है। पूरक रंग दिखाई देता है, पूरक रंग उनका हो सकता है कि पीला या नारंगी। मैं इस बात को थोड़ा सा, ठीक है, कैसे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे डेल्टा है, विपाटन ऊर्जा है कृष्ण क्षेत्र की, हम इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। ऐसे कैलकुलेट यहाँ पे, तो आप जानते हो ऊर्जा बराबर होता है एच अपान में क्या होता है बच्चों, लैम्डा। क्या याद है आप लोगों को, याद होनी चाहिए। जब आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा होगा, कौन सा बच्चों, परमाणु की संरचना पढ़ा होगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा क्या, एच अपान में। ये जो बच्चों यहाँ पे एच है कांस्टेंट होता है, आपका क्या होता है, प्रकाश की गति होती है। और लैम्डा जो है क्या होता है आपका, तरंग दैर्ध्य। क्या होती है बच्चों, तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य होती है, तो अब यहाँ पे ध्यान, आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, है यही आपका क्या है, एफ एस ई, यानी या फिर आप कह लो कि कृष्ण की। अब यहाँ पे ई आपका देख रहे हो बच्चों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों तरंग दैर्ध्य के। मतलब ये हुआ क्या, ज्यादा होगी अगर तरंग दैर्ध्य क्या होगी, छोटी होगी। क्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा बच्चों, ऊर्जा ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि कैसा संकुल होगा, ये संकुल भी कैसा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर कह लूं क्या, प्रबल होगा। कैसा होगा बच्चों, प्रबल संकुल, है ना। ऊर्जा ज्यादा अंतर क्रिएट करेगा, कौन करता है, जो प्रबल होते हैं, प्रबल संकुल होते हैं, या प्रबल आपके क्या होते हैं, लिगैंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला। और जब स्ट्रॉन्ग करेगा तो आप जानते हो ना कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो लैम्डा क्या होगा आपका, छोटा। ये बातें आपकी यहाँ पे कही जा रही हैं। क्या कही जा रही हैं बच्चों, कि प्रबल लिगैंड होगा तो ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा, ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा
तो इसकी व्युत्क्रमानुपाती यानी छोटी तरंग दैर्ध्य को क्या करेगा, अवशोषित करेगा और उसका पूरक वाला क्या होगा आपको। तो ये वाला कंसेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन आपके जरूर पूछ। ठीक है, बात क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। अब अगर बच्चों ये समझ आ गया है तो यहाँ ध्यान देना, कुछ महत्वपूर्ण तो आपके एग्जाम के हिसाब से दिमाग में जरूर बना के रखना, जैसे कि रंग डी संक्रमण से आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तो आपके संक्रमण धातुएं होती हैं या उपसर्जक यौगिक होते हैं, वो कलर रंग क्यों दिखाते हैं, संक्रमण की वजह से। अवशोषित रंग और पारगत रंग यानी जो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जो क्या होता है मतलब वहां से परावर्तित होता है, पूरक युग्मक कहलाता है। चित और जो दिखता है, रंग नहीं होता, कौन कौन से वाले में रंग नहीं होता, तो आप तुरंत जो आपके क्या होंगे, केंद्रीय परमाणु होंगे, उनकी कंसंट्रेशन करना, विन्यास विन्यास करने के बाद देखना कि क्या उनके पास युग्मित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों क्या होता है, का डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होता है, डी ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली होता है, कलर नहीं, आपने डी ब्लॉक में पढ़ा भी है। और जिनके डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे होते हैं, जैसे जी कॉपर प्लस यानी 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वो भी कलर नहीं दिखाते, रंग नहीं दिखाते। डी संक्रमण वहां पे संभव ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा या डी में पूरा भरा होगा, तो वहां पे डी संक्रमण संभव नहीं है। इस वजह से क्या होते हैं, कलरफुल है, ये रंग दिखाते हैं या रंग ही। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब बच्चों यहाँ पे ट्रिक्स क्या याद रखोगे, भाई ट्रिक्स कैसे काम आती हैं, कभी कभी एग्जाम में जरूर आपको कलर ही बताना पड़ जाए। 4 ऑप्शन अगर आपके पास हो, आप बड़े आराम से बच्चों रंग का अनुक्रम कैसे बता पाओगे कि भाई रंग का अनुक्रम तो ऐसे ही होता है, लाल, नारंगी या हरा, नीला, बैगनी। इस तरह से क्या होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, यानी सबसे कम ऊर्जा इसकी है और सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी की, ऊर्जा का क्रम यही है। अब इसी तरह से विपाटन ऊर्जा का क्रम क्या होता है बच्चों, स्पेक्ट्रो रासायनिक स्पेक्ट्रोकेमिकल, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनमें ऊर्जा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा का क्रम आप ऐसे देख, ठीक है, ध्यान रहे, याद रखने की, प्रबल लिगेंड नीला अवशोषित दिखे। अब भाई याद रखने की, तो प्रबल लिगेंड है, सबसे छोटी वाली वेवलेंथ, यानी सबसे छोटी वाली वेवलेंथ का मतलब है कि आप ऐसे याद रखना, आई वाई ओ आर, यहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ नीचे तरफ क्या होती है, बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है तो ऊर्जा कम होती है। इस तरह से आप ध्यान रखें, प्रबल लिगेंड ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो छोटी वेवलेंथ एक की तरफ से शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस वजह से दिखेगा कौन, अगर नीला अवशोषित करेगा तो पीला दिखेगा, यानी उसके जस्ट उल्टा वाला, जो कि मैंने कलर व्हील भी बताया, कलर व्हील याद रखना। ठीक है, ये बात समझ आई, ऐसे आपको क्या करना है, पता लगा, क्लियर है बच्चों। जैसे कभी कभी दो कॉम्प्लेक्स आपको दे देगा ऐसे, Fe और यहाँ H2 का क्या दे देगा, पोल से, ठीक है, सपोज करो क्या दे दिया आपको, और यहाँ पे का क्या दे दिया, यहाँ पे सपोज करो नेगेटिव, यहाँ पे सपोज कह रहा है दोनों में आप ये बता दो कि इसमें CFSE ज्यादा होगा। बच्चों जिसका फील्ड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हुआ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CFSE क्या होगा, ज्यादा होगा, CFSE ज्यादा होगा। अगर बच्चों यहाँ पे क्या पूछा जाए, तरंग दैर्ध्य की बात ही पूछी जाए, किस में ज्यादा बड़ी तरंग दैर्ध्य होगी, किस में कम होगी, बच्चों जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें तरंग दैर्ध्य क्या होगी, छोटी होगी, और जिसकी क्या होगी, दुर्बल लिगेंड है, उसमें तरंग दैर्ध्य आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बड़ी होगी। तो छोटे वाला जो दुर्बल है उसमें ऊर्जा का अंतर कम रहेगा, ऊर्जा का अंतर कम रहेगा, तो भाई तरंग दैर्ध्य आपकी बड़ी होगी, और अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य आपकी क्या होगी। तरह से आपसे क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है दो कॉम्प्लेक्स को उठा के, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। चलो, रंग का कारण तो आपको बता ही दिया मैंने, पूरक रंग भी बता दिया कि जो सोखा उसी का उल्टा दिखता है। लिगैंड का प्रभाव बता दिया मैंने कि प्रबल लिगैंड होता है, क्या करता है, प्रबल लिगैंड छोटी वेवलेंथ सोखता है और बड़ी वाली दिखती है, और दुर्बल लिगैंड आपका क्या करता है, बड़ी वेवलेंथ सोखता है, छोटी वेवलेंथ दिखती है। गणना आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया
ई इक्वल टू कैसे गणना कर सकते हो, एस अपान में लैम्डा से, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य पता हो तो आप इसको निकाल सकते हो। बिना रंग के संकुल जैसा कि मैंने बताया जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे या जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नहीं दिखाते, उसके अलावा सारे कलर शो करते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अस्थायित्व स्थिरांक की बात की जाएगी। अब बात की जाएगी कि संकुल बन रहा है, जो उपसंयोजित यौगिक बन रहा है वो कितना अस्थायी होता है, यानी कितना उसकी स्टेबिलिटी है। ठीक है, या अनस्टेबिलिटी या अस्थायित्व की बात होगी, ध्यान रखना। बिलियन में संकुल के टूटने की प्रवृत्ति की माप की बात हो रही है। कौन सा क्या होगा, बिलियन में संकुल टूट जाएगा और कौन नहीं टूट जाएगा, वो अनस्टेबल का वो स्टेबल है, अस्थाई है। अस्थायित्व का स्थिरांक जो होता है उसे एस या बीटा से करते हैं, दिखाते हैं, बीटा से या के एस से दिखाते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो के एस है या फिर बीटा है, इसकी वैल्यू, इस स्थिरांक की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, एग्जाम्पल में रहे या एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस में आए तो कंपैरिजन कर लेना कि स्थिरांक की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी वो आपका संकुल उतना ही ज्यादा क्या होगा, अस्थाई होगा। इसकी वैल्यू जितनी छोटी आएगी वो उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल, अस्थाई होगा। अस्थायित्व स्थिरांक क्या होता है बच्चों, एक बटा क्या होता है, अस्थायित्व का स्थिरांक। यानी अस्थायी स्थिरांक अगर पूछ दिया तो कह देना एक बटा बीटा होता है या एक बटा के। ठीक है, यानी अस्थाई होगा तो भाई के लिए क्या होगा, आपका जो अस्थाई स्थिरांक होगा वो बड़ा होगा, अस्थाई स्थिरांक बड़ा होगा तो अस्थाई स्थिरांक क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये उसके क्या है, क्रमानुपाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद अगर यहाँ बच्चों बात की जाए, जैसे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपका क्या है, बीटा 4 है। ठीक है, यहाँ पे जो B4 है आपका, यहाँ पे दो कंपाउंड को कंपेयर किया गया है, एक में NH3 4 है, एक कॉपर है, एक कैडमियम। दोनों के लिए अस्थाई स्थिरांक क्या है बच्चों, अलग अलग है। जैसे कॉपर वाले का अत्यधिक अस्थाई है, H2S के साथ कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप नहीं बनाता है, मतलब ये हुआ बच्चों कि ये विलयन में घुलता नहीं है। और CD कम अस्थाई होता है, H2S के साथ अवक्षेप बनाता है, इसका मतलब जो टूट जाता है विलयन में वो क्या होता है, कम अस्थाई होता है, जो नहीं टूटता वो ज्यादा अस्थाई होता है। यहाँ पे कॉपर ज्यादा अस्थाई है, कैडमियम कम अस्थाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों दोनों का अस्थायित्व स्थिरांक क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, जो बीटा की वैल्यू होगी, यानी जो बीटा का मान होगा वो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। कॉपर के लिए ज्यादा है तो उसका अस्थायित्व ज्यादा होगा, और कैडमियम के लिए कम है तो उसका कम होगा। अगर आपको कहीं अस्थायित्व स्थिरांक देके दो कंपाउंड्स का और पूछे कि कौन स्टेबल है कौन कम है, तो देख लेना कि जिसका अस्थायित्व स्थिरांक ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या होगा, अस्थाई होगा यानी स्टेबल होगा, और जिसमें अस्थायित्व स्थिरांक क्या होगा, कम होगा, वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी आपसे। अब बच्चों अस्थायित्व स्थिरांक की अगर यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जैसे आपका कोई ML4 बन रहा है, कोई संकुल बन रहा है, तो कैसे बनाओगे, M+L बनाओगे तो ये क्या बनाएगा, L बनाएगा। M L पे फिर L जोड़ोगे तो ML2 बनाएगा। ML2 को फिर से जोड़ोगे लिगेंड तो ML4 बनाएगा। अब यहाँ पे बच्चों अस्थाई स्थिरांक सबका अलग अलग होगा। जैसे सपोज करो यहाँ K1 है, यहाँ K2 है और यहाँ पे K3 है, तो जो बच्चों KS होगा ना वो क्या होगा, K1 K2 और के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा बच्चों। और ये आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो K1 K2 K3 की वैल्यू है ये क्या होने लगती है, कम होने, यानी जैसे जैसे लिगैंड उससे जुड़ने लगता है अगला लिगैंड जोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बिंदु में भाई वही बात, जैसा कि मैंने कहा आपसे, बीटा की वैल्यू जितनी बड़ी संकुल उतना स्थायी। अस्थायी स्थिरांक 1 बटा बीटा के बराबर। K1 K2 K4 की जैसे कि मैंने बात की अलग अलग स्टेप्स में, लिगैंड जैसे जैसे जुड़ता जाता है आपके अस्थायित्व स्थिरांक की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसा क्यों, हर नए लिगैंड के जुड़ने पर जगह की कमी होती है, आवेश प्रतिकर्षण होता है। जैसे कॉपर 2+ के संकुल और CD2+ के संकुल अधिक अस्थायी हैं, की वजह से FSC के कारण। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, टिप्स क्या याद रखोगे भाई, जैसे आपसे कभी पूछ ले कौन सा संकुल अस्थायी होता है, तो क्या वाला, उच्च स्थिरांक वाला। और क्षेपण परीक्षण अलग क्यों क्यों होते हैं बच्चों, तो अस्थायी तो स्थिरांक के अंतर की वजह से, किसी का बड़ा किसी का छोटा होता है, इस वजह से
कोई स्टेबल यानी अस्थाई होता है और कोई कम अस्थाई होता है। ठीक है, संकुल आयन के अस्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी संकुल के अस्थायित्व को प्रभावित करने वाले, कैसे पता चलेगा कौन सा संकुल ज्यादा अस्थाई है और कौन सा कम? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहाँ देखते हुए चलो। जैसे सबसे पहला बच्चों, केंद्रीय धातु पर आयन की प्रकृति, यानी धातु आयन पर आवेश की बात है। जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा अस्थायित्व। जैसे बच्चों पहले वाले में इसमें देखोगे तो Fe कितना है बच्चों? 3+ में। Fe क्या है? 3+ में। इसमें देखोगे तो Fe बच्चों क्या है? 2+ में है। जिसपे चार्ज ज्यादा बच्चों वो ज्यादा अस्थाई, तो Fe2+ वाला कम अस्थाई और Fe3+ वाला ज्यादा अस्थाई। ठीक है, ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। धातु आयन का आकार बच्चों, छोटी आयनिक त्रिज्या, धातु की साइज जितना छोटी होगी बच्चों, जितना छोटी त्रिज्या होगी उसका अधिक अस्थायित्व होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों यहाँ पे बात करें, अगर मैं एक दो चीजें आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, एक सेकंड दे दो बस। हाँ बच्चों, यहाँ पे जो बात चल रही है इरविंग विलियमसन क्रम की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ आयन जरूर नोट कर लेना। जैसे बच्चों Mn2+, Fe2+, ठीक है, इनकी त्रिज्या का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, तो इसी के ऑर्डर में याद रखोगे तो इनकी छोटी त्रिज्या से आप संकुलों को कंपेयर कर पाओगे कि किसका अस्थायित्व ज्यादा होगा और किसका कम। Fe हो गया, यहाँ पे C+ हो गया, यहाँ पे Ni+ हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया? Copper2+, और यहाँ पे हो गया बच्चों आपका क्या? त्रिज्या का बढ़ता हुआ ऑर्डर है बच्चों, त्रिज्या का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, मतलब संकुल के अस्थायित्व का घटता हुआ ऑर्डर है। ठीक है, ध्यान रखना। एक सेकंड बच्चों, मैंने उल्टा लिखा है। हाँ, ये इनके अस्थायित्व का बढ़ता हुआ ऑर्डर है। क्या है? अस्थायित्व का है, अस्थायित्व का क्रम है, क्योंकि त्रिज्या का क्रम इसके उल्टा है। सबसे बड़ी त्रिज्या मैग्नीज की है, सबसे बड़ी त्रिज्या मैग्नीज की है, तो ये इनके क्या है? आयन का उल्टा क्रम है। ठीक है, अस्थायित्व का ही क्रम लिखा हुआ है ये नोट कर लेना, ध्यान रखना। इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता व वर्गीकरण, यानी अहरलैंड चैड डेविस। अगर यहाँ पे बात करें बच्चों को ना, तो दो ग्रुप में हमने बांट रखा है, ए और बी ग्रुप। तो ए और बी में ध्यान से समझना। धातुएं वर्ग 1 और 2, प्रारंभिक संक्रमण धातु, वर्ग 3 आंतरिक संक्रमण धातु। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो आपकी आंतरिक संक्रमण धातुएं हैं, जैसे ए ब्लॉक वाली, ठीक है, और कौन सी? 3 और 6 समूह की जो धातुएं हैं, 1 और 2, यानी पहला वाला जैसे सोडियम वगैरह हो गया, ये धातुएं, ठीक है, ये किस में आती हैं? ए ग्रुप में आती हैं। विशेषता ऐसा क्यों है बच्चों? अक्रिय गैस कोर के बाद कम इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत दाब। यानी कहने का मतलब ये है, इनमें आप जब भी देखोगे तो ऑलमोस्ट क्या होता है, ये नोबल गैस का इनका विन्यास रहता है। यानी आपका जैसे ही देखोगे नोबल गैस, जैसे आर्गन हो गई, 18 भरने के बाद कैल्शियम का देखोगे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में देखोगे तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अक्रिय गैस कोर के बाद, यानी पूरा भरने के बाद, इनके आखिरी वाला जो सेल होता है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से विद्युत धनात्मकता बहुत ज्यादा होती है। और पसंदीदा दाता परमाणु, यानी ज्यादातर ये किसके साथ क्या करते हैं? उपसह संयोजन यौगिक बनाते हैं। ये जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन के साथ बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बच्चों? कठोर क्षार बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। अब श्रेणी बी की अगर बात करें बच्चों, तो ये धातुएं भारी धातुएं होती हैं, जैसे रोधियम, पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी और लेड है। ये आपकी क्या है? भारी धातुएं हैं। भारी धातुएं जो हैं, विशेषताएं क्या रहती हैं बच्चों? अपेक्षाकृत डी ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं। डी ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं, और इनका विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा धनात्मक ना होके ये थोड़े क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसी वजह से इनके जो पसंदीदा दाता परमाणु होते हैं बच्चों, लिगैंड्स होते हैं, वो फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन जैसे भारी सदस्य होते हैं। और ये क्या बनाते हैं बच्चों? मृदु यानी सॉफ्ट क्षार बनाते। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात करें लिगैंड की प्रकृति की, तो क्षारीय सामर्थ्य यानी प्रबल क्षार, ठीक है,
बेहतर लिगैंड और अधिक अस्थाई संकुल। प्रबल क्षार होगा बच्चों, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेहतर लिगैंड होगा और अधिक अस्थाई संकुल बनाएगा। जैसे सीरीन, ये प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है मतलब अच्छे लिगैंड है, अच्छे लिगैंड है मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतर हिट करेंगे। इसका मतलब ये क्या होंगे, बहुत अस्थाई संकुल बनाएंगे। लिगैंड का आकार व आवेश, ऋणायनी लिगैंडों के लिए अधिक आवेश, छोटा आकार, अस्थाई संकुल। यानी ऋणायन लिगैंड है बच्चों तो ध्यान रहे कि उस पर आवेश ज्यादा हो, आकार उसका छोटा हो, तो ज्यादा अस्थाई संकुल बनाएगा। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन से अधिक अस्थाई संकुल बनाएगा। क्लोरीन की जो साइज है बच्चों वो क्लोरीन से छोटी है, क्लोरीन से छोटी है, तो ये ज्यादा अस्थाई क्या करेगा, संकुल बनाएगा। ध्यान रहे, जो ऋणायन होते हैं, ऋणायनों में भी देखा जाता है कि आवेश ज्यादा हो और क्या हो बच्चों, साइज क्या हो, छोटी हो। साइज छोटी होगी तो अस्थाई संकुल बनाएगा। किलेट का प्रभाव, जैसे चिलेशन बताया है बच्चों आप लोगों को, किलेट बताया है मैंने आप लोगों को, जो क्या करता है आपके धातु परमाणु से जब बंध बनाता है तो ये बना लेता है, वलय बना लेता है, उसे हम किलेट प्रभाव बोलते हैं। किलेट प्रभाव में बच्चों जो बहुदंतुक होता है, एक दंतुक लिगैंड से ज्यादा अस्थाई होता है, एंट्रोपी में बनते हैं। अधिकतम अस्थाई तो यानी 5-6 सदस्यीय किलेट होता है, वलय होता है, वो ज्यादा अस्थाई बनाता है। जैविक महत्व तो इसका रहता है बच्चों, जितने भी एंजाइम होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, इनमें अस्थाई तो बढ़ा देता है। माइक्रोसाइक्लिक प्रभाव क्या होता है बच्चों, चक्रीय बहुदंतिक लिगैंड और अचक्रीय लिगैंड में अस्थायित्व तो बहुचक्रीय वाले को ज्यादा मिलता है। ये चक्रीय यानी जो रिंग बनाता है बच्चों, चक्रीय बनाता है, जो रिंग बनाता है, जो प्रभाव दिखाता है जनरली, वो क्या होता है, ज्यादा अस्थायी संकुल बनाता है। प्रतिकूल स्टेरिक प्रभाव ना हो, उदाहरण ऑर्फरी या क्राउन ईथर हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल। धातु कार्बोनिल की बात करें बच्चों, मेटल कार्बोनिल्स की, यही हमारा क्या है, आखिरी टॉपिक भी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, बस मैं इसे खत्म भी कर दूंगा, ध्यान रहे बच्चों। विशेष वर्ग के उपसह संयोजन यौगिक जहां CO लिगैंड के रूप में काम करता है, यानी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या होता है, लिगैंड की तरह से जहां पे भी काम करेगा, जितनी धातुएं कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या करते हैं, बंध बनाती हैं या उपसह संयोजन यौगिक बनाते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं। होमोलेप्टिक कार्बोनिल यानी कहने का मतलब जहां पे केवल CO ही लिगैंड की तरह काम करता है, सिग्मा बंध भी बनता है बच्चों और पाई बंध भी बनता है, ध्यान रहे। जैसे बनाने की विधियां में अगर बच्चों बात करें तो प्रत्यक्ष संयोजन विधि में बारीक विभाजित धातु और CO को उच्च दाब पर अगर हमने क्या कर दिया, डाल दिया, तो ये क्या करता है बच्चों, बंध बना लेता है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ एक दो। जैसे यहाँ पे बच्चों हो गया, निकिल के साथ अगर बच्चों मैं 4 कार्बोनिल क्या कर दूं, 4 कार्बोनिल को डाल दूं, तो ये चारों कार्बोनिल आपका जुड़ के क्या बना लेते हैं, NiO का फुल 4 बना लेते हैं। ये क्या बनता है बच्चों, धातु कार्बोनिल बनता है। इस तरह से बच्चों Fe के साथ 5 लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है बच्चों, FeO का क्या कर लेता है, 5 बना लेता है, या फेरस कार्बोनिल बना लेता है। सेम तरीके से, तो ध्यान रहे, ये तो आपके क्या होते हैं, प्रत्यक्ष संयोजन विधि हो जाती है। अपचायक की उपस्थिति में बच्चों, धातु लवण, कार्बन मोनोऑक्साइड और अपचायक, अपचायक में चाहे H2 ले लूं एल्यूमिनियम के साथ, चाहे कोई और ले लूं, इनके साथ भी ये क्या होता है, बन जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, मैंने यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या ले लिया, कार्बोनेट, कोबाल्ट कार्बोनेट ले लिया, और 8 क्या ले लिया, आपके कार्बन मोनो ले लिया, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन गैस ले लिया अपचायक के तौर पे, तो ये बना लेता है बच्चों O2, और ये बनाता है CO का क्या, थ्राइस बच्चों, ठीक है, CO3 का थ्राइस कह रहा हूँ, 8 बना लेता है, और यहाँ पे 2 CO2 बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे 2H2 कोबाल्ट का कार्बोनिल बना रहा है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों क्या, आपका अपचायक की कार्बोनिल बात कर रहा हूँ मैं, वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान देना। इसके बाद बच्चों संरचनाओं की बात करूं, जैसे NiCO होल 4 है बच्चों, यहाँ पे तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन में बता दिया है, संकरण निकालना। NiCO4 का संकरण निकालोगे बच्चों, तो ये टेट्राहेड्रल लिख रहा है, इसका मतलब है sp3 आया होगा। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, 5 है बच्चों, तो ये तो आपका क्या होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है, ठीक है, इसका मतलब sp3d आया होगा। क्या आया होगा बच्चों, sp3d। अष्टफलकी है बच्चों,
इसका मतलब यहाँ पे क्या आया होगा आपका अष्टफलकीय में आपका बच्चों sp3 यानी ये वाला बना होगा। Mn2CO का 10 है, वर्गाकार पिरामिडी इकाइयां हैं, MnMn बंध भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे CO का 8 है, कोबाल्ट बंध भी बनता है और CO द्वारा पूलित होता है, यानी आपके कोऑर्डिनेट बंध भी बनते हैं, यानी उपसहसंयोजन, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स थे जिनकी संरचनाएं मैंने आपको लिखी। बंधन प्रक्रिया की बात कर लें बच्चों, बस यहाँ पे एक चीज आपको सिखा देता हूं मैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। पाई बॉन्ड को बच्चों बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं या पश्चदान भी बोलते हैं या सिग्मा दान, यही दो चीजें समझ लो। इसके बाद मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, ध्यान देना। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्मन है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चों क्या करता है, एक लिगैंड की तरह काम करता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा धातु के खाली ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आपका यहाँ पे क्या होता है, तो आपका O है कार्बन मोनोऑक्साइड, जब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु के खाली ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है, ये भरा हुआ है। जब ये धातु के खाली ऑर्बिटल में क्या करता है बच्चों, डोनेट करता है, तो यहाँ पे सिग्मा ओवरलैप होता है। व्यापन तो होता है लेकिन कैसा, सिग्मा होता है। यानी यहाँ पे कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, ये यहाँ पे मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग बनती है, लेकिन यहाँ पे डोनर का काम कार्बन कर रहा है, ठीक है, यानी कार्बोनिल का। बात समझ आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे धातु से बंधित होता है। इसी तरह से चरण 2 की अगर मैं बात करूं, पाई पश्चदान कैसे होता है बच्चों, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है बच्चों कि धातु के भरे डी ऑर्बिटल, धातु के जो भरे हुए डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगैंड है उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बच्चों, यानी उसके खाली ऑर्बिटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, मेटल का डी ऑर्बिटल जो है भरा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को उसके खाली ऑर्बिटल में दे रहा है। इस वजह से इसे बच्चों क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या इसे बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे सक्रियात्मक प्रभाव यानी सिनर्जिक इफेक्ट कभी कभी पूछा जाता है बच्चों। सिग्मा दान धातु पर ऋणात्मक आवेश बढ़ाता है, सिग्मा बॉन्ड क्या करता है बच्चों, धातु पर ऋणात्मक आवेश बढ़ाता है, और पाई बॉन्ड इस आवेश को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। परिणाम मेटल और कार्बोनिल बंध मजबूत। अगर आपसे कोई पूछे कि सिनर्जी क्या होता है तो बताना, जो सिग्मा दान की वजह से ऋणात्मक आवेश बढ़ता है, ठीक है, से आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड की वजह से, यानी पाई पश्चदान यानी बैक बॉन्डिंग उसे क्या करता है, कम कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियात्मक प्रभाव है, यानी एक साथ इसे हम भी बोलते हैं। अब बच्चों इसकी कुछ समानताएं हैं जो कि आप ऐसे पढ़ लोगे फटाफट। भौतिक अवस्था, अधिकांश ठोस होते हैं। वाष्पशीलता, एक केंद्रल कार्बोनिल वाष्पशील रहते हैं। विषाक्तता देखोगे, बहुत विषैले होते हैं। विलेयता देखोगे तो हाइड्रोकार्बन में रंग देखोगे तो ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, यानी पीला तरल बहुकेंद्रक गहरे रंग या गहरा ठोस। ऐसे बंधन की बात करेंगे तो दो बंध बनते हैं, मेटल और कार्बन की और पाई दोनों होते हैं। उपयोग की बात करें बच्चों, औद्योगिक उत्पादक, कार्बनिक संश्लेषण और पूर्वगामी। इस तरह से ये इनकी क्या हो गई, कुछ विशेषताएं हो। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब अगर इतनी बातें समझ आ गई आप लोगों को तो ध्यान रखना, ये कर लेना, ठीक है। और अगली क्लास में भी थोड़ा बहुत बचा होगा, ठीक है। हाँ, खत्म हो गया बच्चों, कोई बात नहीं है, अब देर तक नहीं पढ़ाऊंगा, बस क्लास खत्म करूंगा। बहुत बचा हुआ है वो कल रखूंगा, और कल इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, और जो बचा हुआ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जैसे उपसंयोजन उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चन जो वैसे टाइप के बनने वाले होंगे इंपॉर्टेंट, मैं वो भी बता दूंगा और कल खत्म कर दूंगा सारे क्वेश्चन डिस्कस करके, ठीक है बच्चों। तो चलो अच्छे से पढ़ते रहो, करते रहो, मिलते हैं कल वाली क्लास।